हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहता है, आप इसे 26 रुपीज़ पे करके बाय कर सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए, बात कर रहे थे हम मॉडर्न हिस्ट्री पे। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझ रहे थे। काफ़ी कुछ पॉइंट्स हमने इससे पहले के वीडियो में समझ लिए थे। देखिए, हमने स्टार्टिंग में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के इम्पोर्टेंट समाज को सभा को समझा था। उसके बाद हमने कामाकाटू मारू प्रकरण को समझा, होम रूल आंदोलन को समझा। ये इसे हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हमने गांधीवादी आंदोलन, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसे समझा। रोलेट एक्ट को समझा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझा, हंटर आयोग को समझा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसे हमने समझा। और चोरा चोरी कांड को समझा, स्वराज पार्टी को। इसके बाद काकोरी कांड, सैंडर्स हत्याकांड, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, और हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझा। ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम उसके बाद हम गोलमेज सम्मेलन को भी समझ चुके थे। तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो देखिए, केवल सेकेंड वाले में, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, इसी में कांग्रेस ने भाग लिया था। बाकी पहले और जो तीसरे थे, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। केवल कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से राजा ने भाग लिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। इन्होंने तीनों की तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। फिर हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात की थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम चंद्रशेखर आजाद को भी समझ चुके थे। यहाँ तक हम इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। तो चलिए, बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स पर। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड पे कि क्या होता है कम्युनल अवार्ड। क्या है कम्युनल अवार्ड? इसे सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। ये सभी इसके नाम है। कम्युनल अवार्ड बोल दो, या सांप्रदायिक पंचायत बोल दो, या सांप्रदायिक निर्णय बोल दो। तो एक एग्जामिनर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि इसे किसने जारी किया था। इसका मतलब इसे किसने घोषित किया था, किसने इसे डिक्लेयर करा था, या किसने इसे जारी किया था। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने घोषित किया था। किसने? रेमजे मैकडॉनल्ड ने। ये नाम आपको याद होना चाहिए, रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसे कब जारी किया गया था कम्युनल अवार्ड। तो आपको ईयर याद होना चाहिए, 1932 को। मेनली एग्जामिनर आपसे ईयर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर वो डेट पे क्वेश्चन पूछे तो आपको डेट भी याद रखना है कि 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था। किसने जारी किया था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जारी किया था। तो आखिर ये क्या था? सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय, जो कम्युनल अवार्ड था, ये क्या था? तो देखिए, बड़ा ही सिंपल था, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सांप्रदायिक। तो यहाँ पर क्या करा था इन्होंने? जो ब्रिटेन था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने उस समय एक कमिटी गठित की गई थी। उस कमिटी का नाम था भारतीय मताधिकार समिति, जिसे एक और नाम से क्या जाना जाता था? लोथियन समिति के नाम से भी इसे जाना जाता था, लोथियन समिति। तो इस समिति ने, जो लोथियन समिति थी या भारतीय मताधिकार समिति थी, इसने मताधिकार के संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी। तो इस रिपोर्ट का अध्ययन किसने करा? रेमजे मैकडोनाल्ड ने करा इस रिपोर्ट का अध्ययन। और फिर अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। किसने? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ये देखिए, रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की क्या कर दी? घोषणा कर दी। तो आखिर सांप्रदायिक निर्णय क्या था? तो देखिए, इन्होंने, अंग्रेजों ने इस समय क्या करा? अंग्रेजों को समझ में आ चुका था, इससे पहले कि हम आंदोलन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हम पढ़ के आ चुके हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने बात करी है। देखिए यहाँ से क्या हो गया था, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। तो यहाँ से क्या हुआ था, जनता की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन से जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया था। फिर चाहे ये आंदोलन हो या फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, बड़ी मात्रा में जनता इसमें क्या हो गई थी, शामिल हो चुकी थी। और ये बात अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गई थी कि अब अगर इन्होंने इसी तरह की एकता रखी सभी ने, तो अब हम ज्यादा दिन तक भारत पे क्या कर पाएंगे, राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इनकी एकता को क्या किया जाए, भंग किया जाए, तभी हम क्या कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपनी जो इनकी नीति थी, प्रारंभ से ही इनकी नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। तो बस इन्होंने वही इनकी तकनीक को यूज करा और इन्होंने क्या जारी करा, कम्युनल अवार्ड। इसमें इन्होंने क्या करा कि जो चुनाव होते थे, तो चुनाव में इन्होंने क्या करा, जो हर वर्ग था उसको संप्रदाय के आधार पर क्या करा, बांट दिया। जैसे जैसे उन्होंने क्या करा, संप्रदाय के आधार पे सभी को क्या करा, चुनाव में जो विधानसभा थी उसके अंदर सभी को विधानसभा में क्या करी, सीटें आरक्षित कर दी। विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी, सबको सीटें क्या कर दी, आरक्षित कर दी। किस किस को, चाहे फिर वो कौन सा वर्ग हो, चाहे फिर वो आपका दलित वर्ग हो या फिर आपका पिछड़ा वर्ग हो या फिर ईसाई वर्ग हो या फिर मुसलमान हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या फिर आंग्ल भारतीय हो। इस तरह से इन्होंने क्या करा, सबके लिए सीटें आरक्षित कर दी। किसमें, इस कम्युनल अवार्ड में। यही इनका पर्पस था कि इनको क्या करो, इन्हें बांट दो सबको। तो इस तरह उन्होंने क्या करा, सबके लिए अलग अलग सीटें आरक्षित कर दी। जब हम बात करें कि उन्होंने जो दलित वर्ग था उसी के लिए कितने सीटें आरक्षित कर दी, तो देखिए दलित वर्ग के लिए ही उन्होंने 78 सीटें आरक्षित कर दी। इसी तरह उन्होंने, चाहे फिर आपका मुसलमान वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर आपका आंग्ल भारतीय समूह हो, ईसाई हो, सिख हो, श्रमिक हो, जमींदार हो, औद्योगिक वर्ग हो, सबके लिए क्या करा, सीटें आरक्षित कर दी। ये केवल उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति का एक हिस्सा था कि कैसे भी करके इनकी एकता को भंग किया जाए, ताकि हम जो भारत है इसके ऊपर लंबे समय तक शासन कर सकें। यही इनका ये कम्युनल अवार्ड लाने का पर्पस था। एग्जामिनर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिक निर्णय किसने जारी किया था, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। सांप्रदायिक निर्णय रेमजे मैकडॉनल्ड ने घोषित किया था। एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब इसे घोषित किया गया था, तो आपको डेट भी याद रखना है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया था। आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने कि सांप्रदायिक जो निर्णय था इसमें क्या था कि संप्रदाय के आधार पर सभी को, जो विधानसभा थी या विधायिका थी, उसके अंदर सबकी सीटें क्या कर दी थी, आरक्षित कर दी थी। यही इसका पर्पस था। फिर चाहे दलित वर्ग हो, फिर या आपका मुसलमान वर्ग हो, आंग्ल भारतीय हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी को इसमें क्या करी थी, सीटें आरक्षित कर दी थी। यही था कम्युनल अवार्ड। कब जारी किया गया, याद रखना है 16 अगस्त 1932। ये कौन से, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो रेमजे मैकडोनाल्ड। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं पूना समझौता पर। पूना समझौता क्या है, कब हुआ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि पूना समझौता, एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि पूना समझौता किसके मध्य हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, पूना समझौता बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूना समझौता किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में पूना समझौता हुआ था। गांधी जी के मध्य में और भीमराव अंबेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था ये, तो ये आपका हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ये दोनों आपको चीजें याद रखना है। फिर आखिर पूना समझौता किया क्यों गया, देखिए 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। इसे ही क्या नाम दे देते हैं, इसे ही पूना समझौता कहा जाता है। तो आखिर पूना समझौता हुआ क्यों, क्या पर्पस था, तो देखिए इसकी पूरा की पूरा किससे रिलेटेड है पूना समझौता। जो आपका ये जो सांप्रदायिक निर्णय जारी किया गया था,
इसके संदर्भ में सांप्रदायिक निर्णय में क्या हुआ था, संप्रदाय के आधार पर सभी को विधानसभा में अलग अलग सीटें आरक्षित कर दी थी। फिर वो दलित वर्ग के लिए भी 78 सीटें आरक्षित कर दी थी। ठीक है, तो अब गांधी जी ने कहा कि देखिए, चाहे दलित वर्ग हो, ये भी हिंदू ही धर्म है, हिंदू से ही संबंधित है, तो इन्हें अलग क्यों रखा जाए, ये भी हमारे अपने ही लोग हैं। तो यही बात गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी से की, तो भीमराव अंबेडकर जी को भी ये बात उचित लगी। तो ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ कि भैया, ये जो दलित वर्ग है इसके लिए हम क्या है, अलग से सीटें नहीं रखेंगे, इसे हम हिंदू धर्म में ही, जो हिंदू वर्ग है, इनकी जो सीटें इसी में आरक्षित रखेंगे। ठीक है, हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों को भी सम्मिलित किया जाएगा, इसका समझौता किया गया। अगर आपसे शॉर्ट में पूछ ले कि पूना समझौता क्या था, तो आपको दो बातें पता होना चाहिए कि 24 सितंबर 1932 को हुआ। 24 सितंबर 1932 को हुआ, किसके मध्य में हुआ, तो आपको भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ। क्या था कि जो दलित वर्ग है इसे भी हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाएगा, जो इनकी अलग से जो सीटें थी ना, ये जो 78, इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। पूना समझौता में क्या हुआ कि देखिए, जो कम्युनल अवार्ड था उसके अंदर 78 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई थी। तो यहाँ पर पूना समझौता में गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में समझौता हो गया। क्या कि ये जो अलग से सीटें दी गई है इसे हम समाप्त कर देते हैं, और जो दलित वर्ग है इसे भी हिंदू धर्म, हिंदू जो वर्ग है इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ये बात इसके अंदर पूना समझौता में हुई। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ये गांधी जी ने उन्हें बताया, तो ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने मान ली। कुछ भीमराव अंबेडकर जी की भी बातें थी तो वो गांधी जी ने मान ली। जैसे इन्होंने कहा था कि देखिए, जो दलित वर्ग है, जो का मतलब योग्य भी है, शिक्षित वर्ग भी है दलित वर्ग में भी, तो इन्हें भी जो स्थानीय संस्था वगैरह, इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें भी उसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए स्थानीय संस्थाओं में। इसी तरह इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें भी जब चुनाव वगैरह हो तो हमारा भी एक मतलब, हमें भी अलग अलग जगह से दलित वर्ग को भी मतलब चुनाव में खड़ा हमारे भी लोग किए जाना चाहिए। तो ये बात भी गांधी जी ने भी मान ली। तो इस तरह का समझौता दोनों ही लोगों के बीच में हुआ, इसे ही पूना समझौता कहते हैं। और कब हुआ ये, 24 सितंबर 1932 को हुआ। किसके मध्य में हुआ, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पूना समझौता कब हुआ, तो आपको 1932 याद होना चाहिए। पूना समझौता किसके बीच में हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ था पूना समझौता में, कि जो दलित वर्ग की सीटें थी उसे समाप्त कर दिया था, और दलित वर्ग को हिंदू वर्ग जो है इसी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था। यही था पूना समझौता। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इंपॉर्टेंट है, देखिए त्रिपुरी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए त्रिपुरी कहाँ है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। क्या था ये कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, कब हुआ था, तो देखिए 1939 में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। त्रिपुरी संकट कब आया, 1939 में हुआ। क्या था ये, देखिए इसमें ये था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतार मैया, ये दोनों लोग क्या काय के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस हुए और पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए चुनाव के लिए, कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष पद के लिए। तो ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इन्हें खड़ा करने के पीछे किसने मतलब कहा, महात्मा गांधी जी ने। तो इस तरह एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और एक तरफ हो गए पट्टाभी सीतारमैया। तो क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया इसमें क्या हो गए, हार गए। तो जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए, तो गांधी जी ने इन्हें क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि देखिए, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो जब इस तरह से, क्योंकि कुछ पॉइंट पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो कुछ बातें थी, जो उनकी विचारधारा थी, उससे कहीं कहीं महात्मा गांधी जी सहमत नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के क्या हो, अध्यक्ष बने। परंतु वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए, तो अध्यक्ष वो बन गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी का ये कहना था कि देखिए, मतलब गांधी जी इतने बड़े व्यक्ति हैं और उनका मतलब इतना प्रभुत्व है, और अगर उन्हें मेरी ही विचारधारा मतलब उन्हें नहीं उचित लगती है,
तो फिर मैं इस पद पे बने रह के क्या करूंगा। तो फिर उन्होंने क्या करा, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने उस पद से, जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इससे उन्होंने क्या करा, अप्रैल 1939 में, कब, अप्रैल 1939 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो उनके स्थान पे फिर कौन अध्यक्ष बन गए, ये भी याद रखना है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पूछता है कि ये जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो त्रिपुरी संकट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। सेकंड आपसे वो ये पूछ सकता है वो कि त्रिपुरी संकट कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1939 में। ए- कांग्रेस का त्रिपुरी संकट में कौन अध्यक्ष बना था, थर्ड को टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। फोर्थ आपसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद के त्यागपत्र दे देने के बाद कौन इस पद पर अध्यक्ष बना। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो इस तरह के यहाँ से 3 से 4 पैटर्न है क्वेश्चन पूछे जाने के एग्जाम में। तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। किसी भी पॉइंट पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो यहाँ ये जो तीनों से चारों टाइप से क्वेश्चन पूछने के, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, पाकिस्तान प्रस्ताव पे बात करते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव, देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1939 में। कहाँ पर हुआ था, जबलपुर में हुआ था। और कांग्रेस के भी अधिवेशन कैसे होते थे, वार्षिक होते थे, मतलब हर साल होते थे। तो इसी तरह मुस्लिम जो लीग थी, जिस तरह कांग्रेस एक पार्टी थी, उस समय की बड़ी पार्टी थी, उसी तरह मुस्लिम लीग भी थी, जो कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये जो मुस्लिम लीग थी, इसका भी वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो इसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1940 में, लाहौर में। अधिवेशन कब हुआ, 23 मार्च, 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग थी, इसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। आपसे पूछ लेता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आपको डेट याद होना चाहिए कि पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पास किया गया। ठीक है, ये आपसे ये पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किस, ये कहाँ पर हुआ था, जहां पर मतलब उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। ये आपको फिर प्लेस भी याद होना चाहिए कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहां पर उन्होंने जो पाकिस्तान प्रस्ताव है, ये पास करा था। ठीक है, अब आखिर आप ये बात कर, ये आपने दोनों क्वेश्चनों का पैटर्न समझ लिया कि दो टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मार्च 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इससे कुछ और टाइप के भी, मेनली एग्जामिनर यही पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर अगर एग्जामिनर इन डीप जाके पूछे तो फिर और भी कुछ पाकिस्तान प्रस्ताव पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हें हम देख लेते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव पे। ये देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव पे बात कर लेते हैं हम, एक मिनट। पाकिस्तान प्रस्ताव, देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव क्या था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था आपका 1940 में, मार्च 1940 में। कौन सी मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च 1940 को। कहाँ पर हुआ था इनका अधिवेशन, तो ये भी आपको याद रखना है, लाहौर में हुआ था। तो आखिर इस पाकिस्तान प्रस्ताव में क्या था, तो देखिए यहाँ पर इस, ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में ये बात की गई थी, ये प्रस्ताव में, कि देखिए जो भी स्थान ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, मुस्लिम मुस्लिम बाहुल्य है, मतलब मुस्लिमों की जो जनसंख्या वहाँ पर अधिक है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो उसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को क्या बना देना चाहिए, एक स्वतंत्र राज्य बना देना चाहिए, स्वतंत्र राज्य बना देना चाहिए। ये इन्होंने इस प्रस्ताव में बात की, पाकिस्तान प्रस्ताव में, कि जो भी
मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उन्हें क्या बना देना चाहिए, एक स्वतंत्र राज्य बना देना चाहिए। एक बात तो इन्होंने ये कर दी। एक इन्होंने ये करी कि जहां पर क्या है, उनकी संख्या कम है, संख्या कैसी है, कम है, तो फिर वहां पर क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के व्यवस्था करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक उपबंध हो, वो आपको सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आवश्यक उपबंध करना चाहिए। ये बात पाकिस्तान प्रस्ताव में की गई। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा था, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 23 मार्च 1940 को। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव में क्या था कि जो भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उन्हें एक स्वतंत्र राज्य बना देना चाहिए, ये इन्होंने बात की। और जहां भी मुस्लिमों की संख्या क्या है, कम है, तो उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध किए जाना चाहिए, ये सारी बात पाकिस्तान प्रस्ताव में की गई थी। अब बात करते हैं हम अगस्त प्रस्ताव पर। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए, 8 अगस्त 1940 को। किसने पारित किया था, तो उस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो। ये नाम याद रखना है आपको, वायसराय लिनलिथगो। कब अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ, तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। उस समय वायसराय कौन थे, तो लिनलिथगो। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपको ईयर याद होना चाहिए, 1940। एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। तो अब हम समझते हैं कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है, आखिर अगस्त प्रस्ताव क्या है, इसे हम समझते हैं। अब बात करते हैं हम अगस्त प्रस्ताव पे, कि आखिर ये जो अगस्त प्रस्ताव है क्या बात करता है। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन बन सकता था वो हमने डिस्कस कर लिया कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, कब आया, तो देखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, ये तो आपको याद ही रखना है, 8 अगस्त 1940। उस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लिनलिथगो, लिन लिथ गो। ये नाम आपको याद ही रखना है। तो आखिर अगस्त प्रस्ताव में क्या था, तो देखिए 1940 की बात है। इस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो हिटलर था, हिटलर ने इस युद्ध में क्या करा, सफलता प्राप्त कर ली हिटलर ने। और ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की स्थिति क्या थी इस समय, युद्ध में हारने की स्थिति होने के कारण ब्रिटेन पूरी तरह से क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। तो अब ब्रिटेन को लगने लगा था कि हमें कोई सा और रास्ता या विकल्प खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या करा, एक अगस्त प्रस्ताव लेकर आया, कौन, ब्रिटेन। तो ये अगस्त प्रस्ताव कहीं ना कहीं उसकी किसकी नीति का एक अंग था, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन का एक समझौतावादी दृष्टिकोण था। मतलब वहां ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या ब्रिटेन चाह रहा था कि एक समझौता हो जाए, किससे, भारत से। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन का एक समझौतावादी दृष्टिकोण इंगित कर रहा था। मतलब इसमें ब्रिटेन क्या चाह रहा था, देखिए ब्रिटेन, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जो था, हिटलर ने जीत लिया, और ब्रिटेन पूरी तरह से क्या हो गया, कमजोर हो गया, और ब्रिटेन का भारत पे क्या था, शासन था। तो अब ब्रिटेन जो था वो ये चाह रहा था कि कैसे ना कैसे करके ये जो भारतीय लोग हैं, ये मुझे क्या कर दें, ये भारतीय लोग मुझे युद्ध में सहायता कर दें, ये भारतीय लोग युद्ध में मेरी क्या करें, सहायता करें, युद्ध में सहायता कर दें। तो इसके लिए ये क्या लेकर आया, एक इसने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया, और ये लेकर आया, क्या लेकर आया, अगस्त प्रस्ताव। तो आखिर इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था, पहले तो आपको समझ में आ गया कि आखिर क्यों लेकर आया अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए ब्रिटेन जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, हिटलर जीत रहा था, सफलता उसने प्राप्त कर ली थी, ब्रिटेन कमजोर हो गया था। अब युद्ध में वो क्या चाह रहा था, ब्रिटेन
कि जो भारतीय लोग हैं ये मेरी युद्ध में क्या कर दे, सहायता कर दे, इसलिए उसने एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और उसके संदर्भ में वो लेकर आया अगस्त प्रस्ताव। तो अब हम बात करते हैं इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव में कुछ उसने महत्वपूर्ण बिंदु रखे, किसके सामने, भारतीयों के सामने। क्या क्या बिंदु रखे अगस्त प्रस्ताव में? सबसे पहले तो उसने ये बिंदु रखा कि देखिए जो डोमिनियन स्टेट है वो वाला दर्जा आपको हम दे देंगे, भारत को डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आपको, डोमिनियन राज का दर्जा दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। एक तो ये पॉइंट रखा। एक क्या रखा कि देखिए संविधान जो बनेगा ना, जो भारत का संविधान बनेगा, इस संविधान में हम दो बातें, एक तो भैया हम भारतीयों को शामिल करेंगे, भारत का संविधान बनाना है तो भारतीयों को शामिल करेंगे। पहली बात तो उसने क्या बोला कि देखिए भारत का संविधान तो बनाएंगे लेकिन ये संविधान में भी भारतीयों को सम्मिलित करेंगे संविधान बनाने में। और सेकंड उसने क्या बोला, सेकंड ये बात बोली कि देखिए इसमें जो देखिए जो भी भारत का मतलब सामाजिक ढांचा हो, आर्थिक ढांचा हो, राजनीतिक ढांचा हो, इसकी जो भी आपकी धारणा है, जो जैसा भी आपका बारे में आपकी धारणा हो, किसकी, ये भारतीयों की, तो जैसी आपकी धारणा है हम उन्हीं धारणाओं को इसमें क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे इस संविधान में। ये उन्होंने मुख्य रूप से क्या रखा इस प्रस्ताव में दिया है उन्हें कि एक तो आपको देखिए डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम, साथ ही साथ आप आपका संविधान बना लेना, और ये संविधान बनाने में भी हम भारतीयों को शामिल करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा है और इसके संदर्भ में जो भी आपकी धारणा है उन धारणाओं को ही हम इस जो संविधान बनाएंगे, इस संविधान में जो आपकी धारणा है उसे ही हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ये सभी बात उन्होंने रखी। किसने? ब्रिटेन ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। किसके सामने रखी? भारत के सामने। तो अब बात किसके पक्ष गई? उस समय की महत्वपूर्ण दो पार्टियां कौन थी? एक थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और एक थी मुस्लिम लीग। तो देखिए कांग्रेस कांग्रेस ने बोला कि देखिए ये जो डोमिनियन स्टेटस वाली बात है ये तो मतलब उतनी कुछ है नहीं, मतलब हम इसका कोई समर्थन नहीं करते, और आज के समय में ये पूरी तरह से मतलब अप्रासंगिक हो गई, तो हमें तो मतलब ये जो आपका डोमिनियन स्टेटस वाला जो दर्जा है ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने बात करी कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग को ये प्रस्ताव अच्छा तो लगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का क्या करा, स्वागत भी करा कि देखिए ये जो अगस्त प्रस्ताव है अच्छा है, बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग शुरू से ही मांग कर रही थी कि एक अलग क्या करो, हमारा एक जो देखिए पाकिस्तान की मांग कर रही थी वो। तो उसने इस प्रस्ताव में जो पाकिस्तान मांग के संदर्भ में पाकिस्तान को मांग कर रही थी, तो इसके संदर्भ में कुछ भी प्रस्ताव में नहीं लिखा था। तो इसके कारण क्या करा, ये जो प्रस्ताव था फाइनली इन्होंने भी क्या करा, स्वागत तो करा कि हाँ भाई आपका प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, और इस पाकिस्तान मांग के संदर्भ में ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं कहा अपने इस अगस्त प्रस्ताव में। तो फाइनली मुस्लिम लीग ने, देखिए कांग्रेस तो मना कर ही चुकी थी, पर मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को क्या करा, कैंसिल कर दिया, मतलब उन्होंने भी इसे स्वीकृति नहीं दी। तो मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था पूरा की पूरा किसका, इस अगस्त प्रस्ताव का। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट भी उसी से लिंक करता है पूरा की पूरा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सभी 1940 की बात है। तो देखिए अब हम इसे समझते हैं, एक बार लिंकेज को समझते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया। जब सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया, और देखिए इसके अंदर क्या करा था सांप्रदायिक पंचायत में, कि जो दलित वर्ग था उसे ही अलग क्या कर दिया था, अलग सीटें वगैरह उसे दे दी गई थी। तो इस अगले पॉइंट में क्या हुआ, पूना समझौता में, कि जो दलित वर्ग को अलग से सीटें दी गई थी उसे समाप्त करके समझौता कर लिया गांधी जी और अम्बेडकर जी ने, कि जो सीटें इन्हें अलग दी गई है इसे हम समाप्त करते हैं और दलित वर्ग को हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। मतलब
कम्युनल अवार्ड जारी हुआ, इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। उसी तरह अगस्त प्रस्ताव का आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, तो अब उसी से संबंधित क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव से, अगस्त प्रस्ताव में क्या बात हुई थी, देखिए अगस्त प्रस्ताव में क्या बोल रहे थे, एक तो कि आपको दो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये बात हुई थी, डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, ये बात थी। साथ ही साथ संविधान जो बनेगा भारतीयों को सम्मिलित करेंगे, ये बात किसने की थी, ब्रिटेन ने करी थी, कि भारतीयों को संविधान बनाने में सम्मिलित करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी धारणा है, चाहे फिर वो सामाजिक धारणा हो या फिर आपकी आर्थिक धारणा हो, सामाजिक आर्थिक या फिर आपकी राजनीतिक धारणा हो, इन सभी को क्या होगा, जो संविधान बनेगा इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये सभी बातें उसने अगस्त प्रस्ताव में करी थी। लेकिन बाद में फिर क्या करा, फिर अगेन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अपना अड़ियल रुख अपना लिया, मतलब खराब रुख, मतलब वो अपनी बातों से क्या करा, पलट गया। इसने अड़ियल रवैया अपनाया, किसने, ब्रिटेन ने। और अब ब्रिटेन ने क्या करा, वापस, जो एक तरफ तो वो क्या कह रहा था कि आप जैसा संविधान बोलोगे वैसा संविधान बनाएंगे, अब उसने वापस से अड़ियल रवैया अपनाया और उसने क्या करा, क्या बोल दिया कि देखिए जब संविधान तो हम बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, संविधान तभी बनाएंगे जब मुस्लिम लीग को आप शामिल करोगे। ठीक है, मतलब कांग्रेस के सामने उसने क्या बात रख दी कि देखिए आप संविधान जैसा आप चाह रहे हो वैसा तो बना देंगे, जैसे आप संवैधानिक सुधार चाह रहे हो वैसे हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं, लेकिन आपको जो मुस्लिम नेता हैं उनको भी साथ रखते हुए ही चलना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये जो भी आप सुधारों की मांग कर रहे हैं, कोई भी सुधार हम आपके मान्य नहीं करेंगे। और साथ ही साथ फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अध्यादेश जारी करना चालू कर दिए, किसने, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने अध्यादेश में क्या करते गए, वो धीरे धीरे, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता थी तो प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी आपको दी गई थी, तो उस अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो भी छीन ली। मतलब एक के बाद एक करके ब्रिटेन क्या करते जा रहा था, जो सारी स्वतंत्रताएं थी, चाहे फिर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, फिर या प्रेस की स्वतंत्रता हो, या सभा करने की स्वतंत्रता हो, या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, सारी की सारी स्वतंत्रताएं वो एक के बाद एक छीनते जा रहा था। और जो उसने बात करी थी कि आपका संविधान जैसा आप चाहते हैं आपके अनुरूप बनाया जाएगा, उस बात से भी वो पलट गया। तो अब कांग्रेस ने सोचा कि देखिए जैसी ये बात बोल रहा था ब्रिटेन, इसने पुनः वैसा नहीं करा, तो फिर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या करा, पुनः गांधी जी के नेतृत्व में ये सोचा कि चलिए अब फिर कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सभा बुलाई और गांधी जी के सामने सारे बिंदु रख दिए कि अब क्या करना है। तो फिर गांधी जी ने एक योजना बनाई कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। अभी तक देखिए जो भी सत्याग्रह प्रारंभ हुए थे, चाहे फिर वो सविनय अवज्ञा हो या असहयोग आंदोलन हो, ये सभी पूरे की पूरे मतलब पूरी जनता को कवर करते थे, सभी को सम्मिलित करते थे। पर इस बार गांधी जी ने अलग रणनीति बनाई और गांधी जी ने चालू करी व्यक्तिगत सत्याग्रह की। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या करा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने कुछ व्यक्तियों को चुन लिया। किसको चुन लिया, व्यक्ति को। और उस व्यक्ति को ही क्या कर दिया, उस क्षेत्र के लिए व्यक्ति को चुन लिया और उस क्षेत्र के लिए नियुक्त कर दिया कि अब आप यहाँ के लिए आप इस क्षेत्र में काम करना। तो सबसे पहले एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले जुड़ने वाले व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, 1940 में, अक्टूबर 1940 में। आपसे एग्जामिनर किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, इस पॉइंट पर, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। ये पॉइंट पे तो आपको नाम याद होना चाहिए, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है किसके द्वारा चालू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चालू किया था। इसका नेतृत्व किसने करा था, महात्मा गांधी ने। सबसे पहले जुड़ने वाले सत्याग्रही कौन थे, इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि सबसे पहले सत्याग्रही
कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले, तो आपको नाम याद होना चाहिए, विनोबा भावे सबसे पहले जुड़े थे। तो विनोबा भावे कब जुड़े थे, तो ये 17 अक्टूबर 1940 को जुड़े थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो देखिए दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पहले पर ही पूछता है, पर आपको दोनों पता होना चाहिए कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी समय जब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पे सत्याग्रही बने, तो समझा जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और उन्होंने यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में ही। किसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गांधी जी ने अपना, जवाहरलाल नेहरू को। तो ये था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक और इसमें बात है कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। तो इसमें क्या हो रहे थे, जो सत्याग्रही थे वो अपने कदम बढ़ाते जा रहे थे, गांव से उन्होंने चलना प्रारंभ करा था। और क्या हो रहा था, उधर युद्ध भी चल रहा था, मांग भी हुई थी कि भारतीय समर्थन कर दें। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये कह दिया था कि देखिए हमारी कुछ शर्तें हैं, उसके ही संदर्भ में हम अगर युद्ध में शामिल होंगे तो उन शर्तों पर ही होंगे। और जो जैसे हमारे सत्याग्रही वगैरह हैं, तो वो चाहे तो युद्ध में भाग लें, और या ना चाहे तो ना भी लें। और वो आपके युद्ध में अगर भाग लेंगे तो आपके खिलाफ वो प्रचार भी कर सकते हैं। तो अगर वो और इसी तरह वो खिलाफ प्रचार करते हुए गांव से निकलते हुए किस ओर जा रहे थे, सभी सत्याग्रही दिल्ली की ओर जा रहे थे। इसीलिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक नाम ये भी पड़ गया, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, कि गांव से जो सत्याग्रही थे गांव से निकल करके, गांव से होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, इसीलिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी पड़ गया। सबसे पहले कौन से सत्याग्रही इससे जुड़े थे, तो विनोबा भावे से जुड़े थे। कब जुड़े थे, तो 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, क्रिप्स मिशन पर। एग्जामिनर आपसे किस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन भारत में आया था 23 मार्च 1942 को। ईयर आपको याद होना चाहिए इसका, क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में, 23 मार्च 1942 को। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। कब आया था ये, तो 1942 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ये था क्रिप्स मिशन। क्यों आया था क्रिप्स मिशन, क्या पर्पस था, क्रिप्स मिशन क्यों भारत भेज दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। तो देखिए युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका जो मुख्य उद्देश्य था ना, जो क्रिप्स मिशन का, वो यही मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय लोग हैं इनको कैसे ना कैसे करके इन्हें फुसला लें हम, कैसे ना कैसे करके इन्हें अपनी बातों में ले लें भारतीयों को, ताकि ये जो युद्ध चल रहा है युद्ध में ब्रिटेन का क्या कर दे, साथ दे दें, युद्ध में ब्रिटेन की क्या कर दें, सहायता कर दें। बस इसी पर्पज से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। कब भेजा था, 1942 में, 23 मार्च 1942 में। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आपको याद होना चाहिए 1942 में। सेकेंड, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको नाम याद होना चाहिए कि 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। क्यों क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो इनका जो वास्तविक उद्देश्य था, क्रिप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके भारतीयों को फुसलाया जाए, इन्हें अपनी बातों में लिया जाए, ताकि ये युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर दें। यही इनका मुख्य पर्पस था। और भी कुछ क्रिप्स मिशन के अब प्रोविजन है क्रिप्स मिशन में, जैसे कि देखिए आप अभी हमारा युद्ध में क्या कर दें, सहायता करते भारतीय लोग, फिर हम क्या करेंगे आपके सामने, ये देखिए क्रिप्स मिशन आपके सामने, आपको क्या क्या हम मतलब इस क्रिप्स मिशन में ही उन्होंने बोला कि देखिए आप अभी क्या कर दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए इस युद्ध में, ब्रिटेन का साथ दे दीजिए। तो इसमें उन्होंने क्रिप्स मिशन में और भी कई बातें सामने रखी, जैसे
जैसे आपके क्या-क्या बातें सामने रखी कि फिर हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है? डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे। साथ ही साथ आपके सामने और भी उसने क्या बात रखी, ये बात रखी कि देखिए आप जो भी कॉमन राष्ट्रमंडल के देश हैं, कॉमनवेल्थ वाले राष्ट्रमंडल जो देश हैं, इसमें आप आपके हिसाब से क्या करना, सम्मिलित हो जाना। आप इसके मतलब संदर्भ में जो भी आपको डिसीजन लेना है, आप खुद जो जो देश है वो खुद देश ही अपने हिसाब से क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। साथ ही साथ और भी इसके अंदर क्या बातें की गई कि जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी संस्थाएं हैं, उसमें आप सम्मिलित होने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। आपका मन हो तो उसमें सम्मिलित होना, नहीं मन हो तो आप मत सम्मिलित होना। ये सभी की सभी बातें उनके सामने रखी। साथ ही साथ क्या बात रखी कि देखिए जब संविधान का निर्माण करेंगे, तो संविधान निर्माण में जो संविधान निर्माण की समिति होगी ना, संविधान निर्माण के लिए जो समिति होगी, इस समिति के अंदर आप जिन लोगों को चुनोगे, ठीक है, उन्हें आप क्या करना, निर्वाचित कर लेना, ठीक है। जो भी मतलब इस संविधान के लिए, संविधान निर्माण के लिए जो भी समिति बनेगी, तो उस समिति के लिए जिन भी लोगों को आप निर्वाचित करो, फिर चाहे वो प्रांतीय लोग हों, प्रांतों की विधायिका से आपको सदस्यों को निर्वाचित करना हो, या जो रियासतें हैं, जो भी रियासतें, उन रियासतों के जो भी राजा वगैरह हैं, उनके द्वारा जो भी मनोनीत किया जाए, उसे भी आप इस समिति में क्या कर सकते हो, सम्मिलित कर सकते हो। ये सभी की सभी पॉइंट उन्होंने क्या करा, क्रिप्स मिशन ने इनके समक्ष रखे कि एक तो आपको डोमिनियन राज का दर्जा दे देंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उसमें आप सम्मिलित होने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। आपका मन हो तो आप उसमें सम्मिलित होना, नहीं हो तो आप मत सम्मिलित होना। और साथ ही साथ जो संविधान निर्माण के लिए समिति बनेगी या जो परिषद बनेगी, उसमें आप आपके सदस्यों को निर्वाचित कर सकते हो। प्रांतों के लिए भी आप निर्वाचित कर सकते हो, उनके भी सदस्यों को आप सम्मिलित कर सकते हो। जो रियासतों के सदस्य हैं, उन्हें भी आप इस संविधान निर्माण की जो परिषद होगी, इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हो। ये सभी की सभी क्रिप्स मिशन ने बातें सामने रखी। मेनली क्वेश्चन क्या पूछता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, भारत छोड़ो आंदोलन की। इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, मोस्ट एमपी है, तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको जो पॉइंट समझाए गए हैं, इन्हें आप रिवाइज करिएगा, इन्हें आप याद कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी की सभी। किसी भी पॉइंट पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए कि कम्युनल अवार्ड है, किसने जारी करा, कब जारी किया गया, किसके संदर्भ में कम्युनल अवार्ड बात करता है, ये आपको बातें पता होना चाहिए। फिर पूना समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, त्रिपुरी संकट क्या था, कब हुआ, कहाँ पर है त्रिपुरी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रस्ताव क्या था, कब पारित हुआ, किस तिथि को पारित हुआ, कहाँ पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, और आखिर क्या था पाकिस्तान प्रस्ताव, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, उस समय वायसराय कौन थे, और अगस्त प्रस्ताव क्यों लेकर आई थी, ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, इसका एक और नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन, इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये बातें आपको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन कब भारत आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, किसने इसका नेतृत्व करा, ये सारी के सारे बिंदु आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया। तो आपको याद होना चाहिए 1942, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन इसी तरह से दिए जाते हैं 1940, 1942, 1944, 1946, इस तरह के ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और दूसरे पॉइंट भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आजाद हिंद फौज, इस पर हम बात करेंगे। राजगोपालाचारी का फॉर्मूला क्या था,
उस पे हम बात करेंगे, राजगोपालाचारी के फॉर्मूले पे, वेवेल योजना पर हम बात करेंगे। इन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे। साथ ही साथ आपको इस टॉपिक का पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर अभी भी आपने विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।